नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आज हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर से देखेंगे दोस्तों, नाम है समय की शुरुआती से। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए? औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला? तो इसका उत्तर है दोस्तों सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। दूसरा है किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास कर्म ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था अर्थात वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होंगी। उपरोक्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था आरेख में औजारों निर्माण में 4 महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं। देखते हैं दोस्तों क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला पॉइंट कर रहा है दोस्तों कि मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। और दूसरा पॉइंट कर रहा है आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक भ्रमण करना। तीसरा पॉइंट है औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का स्वतंत्र मुक्त होना। लास्ट पॉइंट कहता है सीधे खड़े होकर चलना। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा और ये पॉइंट है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हम आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। औजार बनाने की कला का सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इसके साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला जिससे अनेक लाभ हुए। पहला पॉइंट है औजारों के निर्माण से आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका, अन्यथा वे जानवर उसका शिकार पहले ही कर जाते। कह रहा है दोस्तों कि जब से औजार का उपयोग हुआ दोस्तों, तो मतलब मानव को सहायता होने लगा, नहीं तो जो जानवर थे उन मानव को पहले ही मारकर शिकार कर लेते। दूसरा पॉइंट है औजारों की सहायता से खेती करना व शिकार करना आसान हो गया। अगला पॉइंट है औजारों के निर्माण के साथ ही साथ आदि मानव के पहनावे में सुधार हुआ और वह जानवरों की खाल को पहनने लगा। सुई का आविष्कार हुआ। निवास स्थल बनाने में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट कहता है औजारों की सहायता से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। औजारों के निर्माण की प्रक्रिया ने वास्तव में मानव के रहन सहन या खान पान के स्तर को ही एकदम बदल कर रख दिया। तो ये जो पॉइंट जो दिया गया है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार परीक्षा में बदलाव होने वाला है, कुछ लिखने वाले भी आएंगे। कह रहे मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने में प्रयोग करने की प्राचीनतम साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पूरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पत्थर के औजार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव ने बनाए
वो प्रयोग किए होंगे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। क है व्यवहार और ख है शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत दो अलग अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। इसका उत्तर है, मानव और लंगूर तथा वानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है, व्यवहार के स्तर पर वानर यानी एप होमिनाइड उप समूह का जीव है और होमिनिड वर्ग होमिनाइड उप समूह से विकसित हुए हैं। इनमें परस्पर समानताएं होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं और होमिनाइड की मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे चौपाया थे अर्थात चारों पैरों के बल चलते थे। उनके शरीर का अग्रभाग व अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी जिसे वे हथियार औजार बना व प्रयोग कर सकते थे। शरीर रचना के स्तर पर मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आदि रूप में वानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना व हाथों की विशेष दक्षता। वे सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था। पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद हैं, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उप समूह के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक स्तर पर समानताएं। अगला पॉइंट कह रहा है, दोनों ही प्राइमेट उप समूह के जीव हैं। मानव, वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पालते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, मादाओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती है। व्यवहारिक स्तर पर समानताएं। ये जो पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। अपने शरीर को
परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थन होते हैं। अगला पॉइंट है मानव के वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मानव और वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर देखते हैं क्या क्या अंतर है। पॉइंट कह रहा है कि मानव अपने पैर पर ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफ़ी लंबा होता है। अगला पॉइंट है मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि वानरों में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। और अगला पॉइंट कर रहा है कि मानव 2 पैरों पर चलता है, जबकि वानर 4 पैरों पर चलता है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति कहाँ, केंद्र कहाँ था। आज भी इसकी खोज करने जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जरूरी है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु 2 मत उभरकर हमारे सामने आए हैं। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में दिखाई दिया। और दूसरा कह रहा है प्रतिस्थापन मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुई थी। वहाँ धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वसोत्पादक स्पष्टीकरण देता है। आधुनिक मानव के जीवाश्म के इथियोपिया में अनेक स्थान पर मिले हैं। इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। मानव के सभी पुराने रूप चाहे वह कहीं भी थे बदल गए हैं। उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। ऐसे विद्वान का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों को गए। विद्वानों का एक तर्क यह है कि आज के मनुष्यों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं क्योंकि उनके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। उपयुक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले एरेक्ट व होमो हाइडेलबर्गिसेस समुदाय में पाए जाने वाला अंतर आज भी विद्यमान है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 कहता है इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं? क है संग्रहण, ख है औजार बनाना, ग है आग का प्रयोग करना। तो इसका उत्तर देखिए क्या कर रहा है, संग्रहण। आग का प्रयोग व औजार बनाने में से औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेख
सर्वोत्कृष्ट रीति से दिए गए हैं। पत्थर के औजार बनाने व उसके इस्तेमाल किए जाने के प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया व केन्या के खोज स्थलों से प्राप्त हुए हैं। संभावना व्यक्त की जाती है कि इन हथियारों औजारों का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया था। संग्रहण व आग के प्रयोग के उतने ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जितने कि औजार बनाने के मिलते हैं। यह संभावना प्रकट की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री व पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के आधार पर बनाते थे। अनुमानतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के औजारों को बनाती और इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। इस बात के प्रमाण हमें फेंककर मारने वाले भालों व तीर कमान जैसे औजार का प्रयोग से मिलते हैं। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। इस युग में पंच ब्लेड तकनीक की सहायता से निम्न प्रकार के पत्थर के औजारों को तैयार किया जाता होगा। तो देखते हैं पॉइंट क्या कर रहा है। एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। और अगला पॉइंट कर रहा है, इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। अगला पॉइंट है, इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है अथवा उनसे एक तरह की छेनियाँ बन जाती है जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी को नमूना नीचे दिया गया है। अब कह रहा है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। कह रहा है, ओल्डुवई से मिले आरंभिक औजारों में एक औजार मंडासा भी हैं जिसके सल्कों को निकालकर धारदार बना दिया गया है। यह एक प्रकार का हस्त कुठार है। इन आरंभिक औजारों के आधार पर मानव प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है जो निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं कौन कौन है। पहला पॉइंट कर रहा है, पुरापाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजार भदे, मुद्रे व बिना किसी नक्शे आदि के होते थे। इस काल के औजारों में कुठार, रुखानी, मुंडासे आदि प्रमुख हैं। अगला पॉइंट कर रहा है, मध्य पाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजार का छोटे छोटे रूपों में प्रयोग किया जाने लगा था। लघु किस्म के औजारों को अश्म कहते हैं। इस युग के औजारों में भले व तीर कमान आदि प्रमुख औजार हैं। और अगला पॉइंट कर रहा है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल के औजार बड़े, साफ, अच्छी तरह से घिसे हुए तथा नक्काशीदार होते थे।
इस युग में हड्डियों व पत्थरों को चीकना व साफ करके औजार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। हाशिया इस युग का प्रमुख औजार है। अब आते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन कहता है कि भाषा के प्रयोग से क शिकार करने और ख आशय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी। इस पर चर्चा कीजिए कि इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इसका उत्तर है दोस्तों हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि भाषा का प्रयोग करता है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा के विकास पर कई विद्वानों के मत अलग अलग हैं। उनकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है होमिनिड भाषा में हाव भाव या अंग विक्षेप हाथों को हिलाना या संचालन शामिल था। दूसरा पॉइंट कह रहा है उच्चरित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की बोलने की क्षमता का विकास या प्रारंभ आवाहन या बुलाने की क्रिया से हुआ, जैसा कि नर वानर में प्राय देखा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। उच्चरित भाषा यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, यह निष्कर्ष देना भी कठिन कार्य है। विद्वानों की ऐसी विचारधारा है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण वह बोलने में समर्थ हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। स्वतंत्र के विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अब मस्तिष्क में हुए परिवर्तन में भाषा के विकसित होने में मदद मिली। भाषा और कला का संबंध घनिष्ठ है। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई। कला व भाषा दोनों ही संप्रेषण अर्थात विचारधारा भी व्यक्ति के नक्शा माध्यम में फ्रांस में स्थित लैस्कैस और सोवे की गुफाओं में, उत्तरी स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं जो कि 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व चित्रित की गई थी। इनमें गौरों, जंगली बैल, घोंघों, पहाड़ी शकीन, बकरों, हिरणों, मैमथों, गैंडों, शेरों, बलुआ, चिंतों, लकड़बग्घों व उल्लुओं के चित्र प्रमुख है। प्रारंभिक मानव के जीवन में शिकार का ज़्यादा महत्व था। इसी कारण जानवरों को चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। ऐसी भी प्रतीत होता है कि चित्रकारी ऐसी रस्मों को अदा करने के लिए की जाती थी जिससे कि शिकार करने में सफलता प्राप्त हो। विद्वानों की यह भी मान्यता है कि गुफाएं ही प्रारंभिक मानव की आपस में मिलने की जगह थी, जहां पर छोटे छोटे समूह एक दूसरे से मिलते थे या एकत्रित होकर समूह क्रियाकलाप करते थे। ऐसा भी
जान पड़ता है कि इन गुफाओं में ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते रहे हो, वो शिकार की तकनीक पर चर्चा करते रहे हो और चित्रकारियाँ आगामी पीढ़ियों को इन तकनीकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हो। अतः कहा जा सकता है कि चित्रकारी विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक समाज के बारे में जो विवरण दिया जाता है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। शिकार करने वाले, खाद्य सामग्री तलाशने एवं बटोरने वाले समाज आज भी विश्व के अनेक भागों में मौजूद हैं। उन समाजों में हादजा समूह प्रमुख है। कृषि के प्रारंभ के साथ साथ मानव ने अपनी झोपड़ियों को खेतों के पास बनाना शुरू कर दिया। आरंभ में मनुष्य लकड़ी व पत्तियों के आदि की मदद से झोपड़ी बनाता था, किंतु बाद में वह कच्ची व पक्की ईंटों का भी प्रयोग घर बनाने में करने लगा था। प्राचीन झोपड़ियों के अवशेष स्विट्जरलैंड की एक झील में 1854 में मौजूद पाए गए। अस्थायी निवास स्थान बनाना मानव की पहचान उपलब्धि थी और यह सब भाषा का विकास के बिना असंभव था, किंतु भाषा ने इन सब क्रियाओं को संभव बना दिया। प्रारंभ में मानव निसंदेह बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, लेकिन ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। अतः भाषा का विकास आधुनिक मानव के विकास का दिलचस्पी पहलू है। अब देखते हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अध्याय के अंत में दिए गए कालानुक्रम में से किन्हीं दो घटनाओं को चुनिए और यह बताइए कि इसका क्या महत्व है। प्रश्न थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए जो पॉइंट करके दिया गया है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, मुझे भी अभी जाना है। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो रुका करके। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।